जय हिंद। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए झारखंड जीके का 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रहा है, जिसमें झारखंड जीके का लगभग संपूर्ण टॉपिक शामिल है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास समय की कमी हो तो वीडियो को गुना 2 पर करके देख लें। आज का ये 5वां वीडियो है, जिसमें झारखंड का ऊर्जा एवं नदी घाटी परियोजना तथा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बना हुआ है। तो आज का पहला सवाल है कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ। तो इसका गठन 2001 ईस्वी को हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2001। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अगस्त 2002 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो झारखंड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों ही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पतरातू ताप विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न है कि पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से हुई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाइयां हैं। तो इसमें कुल 10 इकाइयां हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 840 मेगावाट। अगला प्रश्न है कि रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC को निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र से विद्युत प्रदान की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पतरातू ताप विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना यानी DVC के अधीन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो बोकारो ताप संयंत्र और चंद्रपुरा ताप संयंत्र दोनों ही दामोदर घाटी परियोजना के अधीन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए कौन कौन है। तो है पतरातू ताप विद्युत संयंत्र, चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र और बोकारो ताप विद्युत संयंत्र। यह तीनों हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोकारो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजारीबाग जिले में। अगला प्रश्न है कि तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र रांची में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रांची। अगला प्रश्न है कि तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। तो इसकी उत्पादन क्षमता 240 मेगावाट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 240। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा उसकी किस सहायक नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए कौन है। तो बराकर, जमुनिया, कोनार यह सभी पे दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी खनन। बाद बाकी अगर देखिएगा तो विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई यह सभी दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धनबाद जिले में। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी का औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2761 मेगावाट। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7.5 लाख भूमि को। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इस परियोजना के अंतर्गत तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई है, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहरों की निर्माण किया गया है।
तो इसमें 2500 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना से कितने किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 145 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो तिलैया बांध अगर देखिएगा तो यह बराकर नदी पे किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बराकर। अगला प्रश्न है तिलैया बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 395 मिलियन घन मीटर। अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध के निकट कितनी इकाईरोवादी जल विद्युत केंद्र स्थापित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो तिलैया बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 110 किलोवाट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष को हुई है? तो कोनार बांध की स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी को हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1955। अगला प्रश्न है कि कोनार बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यह अवस्थिति है हजारीबाग में, तो यह सही है। फिर है विद्युत उत्पादन 40,000 किलोवाट करता है, तो यह भी सही है। फिर सिंचाई सुविधा 40,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई देता है, तो यह सब सही है। फिर अगला प्रश्न है कि कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 337। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैथन बांध। अगला प्रश्न है मैथन बांध कितने ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है? तो यह 3 ओर से घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 ओर से। अगला प्रश्न है मैथन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? तो मैथन बांध देखिएगा तो यह बराकर नदी पर स्थापित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बराकर। अगला प्रश्न है मैथन बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर, यह गलत है। बाकी इसका और देखिएगा तो यह स्थित धनबाद में है। विद्युत उत्पादन 20,000 किलोवाट करता है। जल संग्रहण क्षमता तो 1,357 मिलियन घन मीटर है। अगला प्रश्न है कि बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बाल पहाड़ी बांध जो है वह गिरिडीह जिला में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गिरिडीह। अगला प्रश्न है कि बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? तो यह भी बराकर नदी पर स्थापित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बराकर। अगला प्रश्न है कि धनबाद झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध पर निर्माण किया गया है? तो यह दामोदर नदी पर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दामोदर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है? तो यह कोयना बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोयना। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उसके स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंचेत पहाड़ी बांध 1956, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना के संबंधित राज्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1978 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी पेयजल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन दोनों ही स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है
कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? तो यह विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो यह हुंडरू रांची में स्थापित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हुंडरू रांची। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो इसका विद्युत उत्पादन क्षमता 130 मेगावाट है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 130। अगला प्रश्न है कि मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुरली नदी पे। अगला प्रश्न है कि मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दुमका जिले में। अगला प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कनाडा डैम के या कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनाडा बांध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? तो कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित उपयुक्त सभी है, रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और अब देखते हैं कि झारखंड का कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 50 प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य कृषि के अनुकूल नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या है देखिए, पठारी क्षेत्र होने के कारण और जंगल झाड़ियों की बहुलता के कारण और अनुपजाऊ भूमि के कारण। तो यह सभी कारण है जो झारखंड राज्य के लिए कृषि का अनुकूल नहीं बनता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में खेती होती है? तो पूरे झारखंड में अगर देखिएगा तो सिर्फ 22.68% में ही खेती की जाती है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है? तो अगर आबादी अगर देखिएगा तो झारखंड का 71% आबादी कृषि कार्य में निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 71%। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि अस्थायी कृषि योग्य है? तो अस्थायी कृषि योग्य अगर देखिएगा तो 18.04 लाख हेक्टेयर भूमि अस्थायी कृषि योग्य है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18.04%। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पड़ती है? तो पड़ती अगर भूमि देखिएगा झारखंड में 25% भूमि पड़ती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की मुख्य फसल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो कौन है? भदई, अगहनी और रबी, यह सभी मुख्य फसल के रूप में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बोए गए कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है? तो धान की खेती अगर देखिएगा तो यह 62% किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रतिशत जोते सीमांत यानी 1 हेक्टेयर से कम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 69%। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रतिशत जोते छोटी श्रेणी के आते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15.53%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में किए जाने वाली खेती की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्या है देखें, यहाँ 2-3 फसलों वाली जमीन बहुत कम है। अगला है कि बहुत सारी जमीन 2-3 या 4 वर्ष पड़ती रहने के बाद बोने योग्य बनती है। फिर है कि यहाँ गेहूं की पैदावार काफ़ी कम होती है। तो यह तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रतिशत सीमांत एवं छोटे किसान हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 83% लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की मुख्य नकदी फसल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सब्जी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थानीय कृषि का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खल्लू कृषि। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 38 लाख हेक्टेयर।
अगला प्रश्न है कि झारखंड में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुआं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितने लाख हेक्टेयर का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1.57 लाख। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र की सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8%। अगला प्रश्न है कि झारखंड की भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भूमि के निचले भाग को ड्रोन लैंड कहते हैं, तो यह सही है। फिर एक भूमि के ऊपरी भाग को टांस लैंड कहते हैं, तो यह भी सही है। बस्तियों के निकट की भूमि को बारी लैंड कहते हैं, तो यह भी सही है। तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बारी लैंड भूमि की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें सबसे अधिक धान की खेती होती है, तो यह गलत है। बाकी अगर सही को देखिएगा तो है कि यह अधिक उपजाऊ होती है, यह खाद तथा सिंचाई की सुविधा से युक्त होती है, इसमें भदई तथा गर्मा दोनों फसल उगाई जाती है, तो यह सब सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजाने वाली प्रमुख भदई फसल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो धान, मकई और मरुआ ये सभी भदई फसल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली रबी फसल है? तो रबी फसल को अगर देखिएगा तो गेहूं, जौ, सरसों, तीसी, तिल और रेंडी ये सभी रबी फसल के आते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महत्वपूर्ण अगहनी फसल है? तो अगहनी फसल देखिएगा तो धान अगहनी फसल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धान। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उपजने वाली भदई फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 75% कृषि भाग में भदई धान की खेती की जाती है, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उपजने वाली रबी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पठारी क्षेत्र में रबी फसल अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह गलत। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उपजने वाली अगहनी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसकी खेती कृषि क्षेत्र के 30 से 40% भाग में होती है, तो यह गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अगहनी फसल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग एक फसली है? तो एक फसल वाला अगर देखिएगा भूमि तो झारखंड का लगभग 97% यह हिस्सा आता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 97%। अगला प्रश्न है झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि द्विफसली का है? दो फसल लगाने वाला कितना प्रतिशत है? तो यह 3.14% है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पलामू जिले की मुख्य फसल है? तो पलामू जिला का अगर मुख्य फसल देखिएगा तो उस जिला का दलहन, राई, सरसों, जौ यह सभी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की मुख्य फसल है? छोटा नागपुर की अगर मुख्य फसल देखिएगा तो इसका है तिलहन और मक्का दोनों ही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती संथाल परगना में नहीं होती है? तो संथाल परगना में देखिएगा तो चाय को छोड़कर सभी का खेती होता है, तो मसूर, बाजरा और मेस्ता, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चाय। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गन्ने की खेती निम्नलिखित में से किस जिले में होती है? तो गन्ना की खेती अगर देखिएगा तो पलामू, हजारीबाग और संथाल परगना सभी जगह होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती हजारीबाग जिले में नहीं होती है? तो चना की खेती हजारीबाग में नहीं होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चना। बाद बाकी आलू, तिल और मरुआ ये सभी हजारीबाग जिले में होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती रांची जिले में होती है? तो रांची में मरुआ, बाजरा और मेस्ता ये सभी की खेती रांची में होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितनी सिंचाई परियोजनाएं
निर्माणाधीन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 16 बृहद तथा 102 मध्य। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सतही जल उठाने के लिए कितनी प्रणाली उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1,04,11। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लगभग कितने कुएं हैं। तो झारखंड में अगर कुआं देखिएगा तो 2,11,066 कुआं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लगभग कितने सेलो ट्यूब है। तो सेलो ट्यूब का अगर देखिएगा झारखंड में 7,098 है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजनाओं से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2.62 लाख। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भूगर्भ जल से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। तो भूगर्भ जल से देखिएगा झारखंड में तो 1.90 लाख भूमि की सिंचाई होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11.46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की सुविधा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1.5%। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लगभग कितने जलाशय हैं। तो झारखंड में अगर जलाशय को अगर देखिएगा तो यह 3,310 जलाशय हैं, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधन कितने हैं। तो प्रति व्यक्ति पशुधन अगर झारखंड में देखिएगा तो 1 है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गायों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में गायों की कुल संख्या 10,124 है। तो हजार में दिया गया है तो 10,124 झारखंड में गाय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भैंसों की कुल कितनी संख्या। तो भैंसों की अगर देखिएगा तो 2,143 भैंस है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बकरियों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में बकरी की कुल संख्या तो 13,173 बकरी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुक्कुटों की कुल संख्या कितनी है। तो कुक्कुट क्या होता है, मेरे हिसाब से कुत्ता होता होगा। तो इसकी संख्या का कुल देखें तो इसकी संख्या है 9,834। इस ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक यानी 60% दुग्ध उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो सबसे ज़्यादा भैंस का दूध उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि झारखंड में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में भेड़ों की कुल संख्या तो 1,213 भेड़ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं और भी विद्यार्थियों के पास वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी रिवीजन करने का मौका मिल जाए। यहाँ शॉर्ट तरीके से रिवीजन हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए मैं आप लोगों का बहुत 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 आभारी हूँ और खुश भी हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।